दोस्तों, एक 15 वर्ष की लड़की जिसका नाम कुमकुम होता है, वह कक्षा 10वीं में पढ़ाई किया करती थी, जो कि मुंबई में रहती थी। सोशल मीडिया आज के समय में पता ही है, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी न किसी की कहीं ना कहीं किसी न किसी से दोस्ती हो ही जाती है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए कुमकुम को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो एक्सेप्ट करती है फेसबुक पर, जिसका नाम होता है संतोष। संतोष से कई दिन तक उसकी बात चलती है। संतोष से बात करने के बाद कुमकुम को थोड़ा अच्छा लगने लगता है और मन ही मन में उससे वो प्यार कर बैठती है। संतोष से कई दिनों तक फेसबुक के ज़रिए बात होती है। बात का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि वह कब शारीरिक संबंध के रूप में बदल गया है, कुमकुम को और संतोष को पता ही नहीं चला। एक दिन संतोष ने कुमकुम को मिलने को बुलाया, तो कुमकुम भी मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थी, उससे मिलने के लिए काफ़ी उतावली थी और वो उससे मिलना भी चाहती थी। तो कुमकुम फट से तैयार होती है, घर से निकलती है और कुमकुम उससे किसी गार्डन वगैरह में मिलने के लिए चली जाती है। तो यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, मिलते रहते हैं एक दूसरे से। एक दिन जो संतोष नाम का व्यक्ति होता है, वह उससे मिलने की डिमांड उसके विशाल एक दोस्त होता है संतोष का, उसके घर पर करता है। तो कुमकुम भी कहीं ना कहीं उसकी बात को मान जाती है और विशाल के यहाँ पर चली जाती है। विशाल के यहाँ जब वो फर्स्ट टाइम जाती है, तो विशाल के यहाँ दोपहर के टाइम में वो लोग जाया करते थे, क्योंकि विशाल के जो मम्मी पापा थे वो भी मजदूरी वगैरह किया करते थे। तो दोपहर के टाइम पे विशाल के घर पर कोई नहीं रहता था। उस समय पर कुमकुम और संतोष वहाँ पर मिला करते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। वो लोग वहाँ पर आए दिन वहाँ पर मिलने जुलने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे इस अफेयर का जो पता लगा, कुमकुम के घर वालों को इस अफेयर का पता लगा, तो कुमकुम के ऊपर काफ़ी डांट फटकार लगाई और कुमकुम के घर वालों ने संतोष को अपने घर बुलाया। जैसे ही संतोष को अपने घर बुलाया, तो उससे कुछ ना बात की ना कुछ किया, संतोष के गाल पर एक काफ़ी ज़ोर से उसके पापा ने थप्पड़ जड़ दिया। जो कुमकुम के पिताजी थे, उन्होंने संतोष के गाल पर जैसे ही थप्पड़ मारा, और संतोष एक ऐसी उम्र से जूझ रहा था जो कि एक किशोर उम्र होती है। किसी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, जो भी उन्हें अपने मन का करना होता है। एक किशोर उम्र एक ऐसी होती है कि किसी का अच्छा कहना या बुरा कहना उनके पल्ले नहीं पड़ता, वो कुछ अपने मन की करने की ठान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थप्पड़ जो था, उसके अभिमान को ठेस पहुंच जाती है कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं इससे बदला लेकर के ज़रूर रहूँगा। तो इतना वो अपने मन में विचार करता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके अंदर ही अंदर जो ज्वाला फूट रही थी, वो उसने कभी कुमकुम को भी नहीं बताई, क्योंकि कुमकुम से उसकी बात वगैरह हुआ करती थी, जो फ़ोन के ज़रिए कई बार उससे बातचीत भी वो किया करता था। लेकिन ये सारी बात उसने अपने विशाल जो उसका दोस्त था, उसको उसने बताया था कि मैं इससे बदला लेकर के रहूँगा। तो कुमकुम को कभी पता नहीं था इस बारे में, और उससे वो मिलने के लिए भी उसने जाना बंद कर दिया संतोष से। तो इससे ज़्यादा और वो दुखी हो गया और परेशान रहने लगा। एक दिन संतोष ने उससे डिमांड की, 25 अगस्त की बात है, उसने उससे डिमांड की कि मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। तो कुमकुम मान जाती है और स्कूल की ड्रेस पहन के घर से निकलती है। घर वालों से कहती है, सुबह का टाइम होता है, 11:30 के आसपास का वक्त होता है। घर वालों से कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो घर वाले कोई कहते हैं कि ठीक है, स्कूल जा रही हो, जाओ, पढ़ो लिखो, अच्छी बात है। स्कूल जाने के बहाने वो संतोष से मिलने के लिए जाती है। संतोष उसे रास्ते से पिक करता है और कहता है कि चलते हैं विशाल के घर पर ही हम लोग थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। तो कुमकुम भी मान जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए उसने बोला था, तो वहाँ पर चली जाती है। जब विशाल के घर वो पहुँचती है, विशाल के घर पहुँचने के बाद संतोष से वो कहती है कि मैं इस रिश्ते को यहीं ब्रेक करना चाहती हूँ, इसे यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं और मुझे रोज़ सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं संतोष के मन में इतनी ज़्यादा घृणा और इतनी ज़्यादा गुस्सा का उबाल हो गया कि उसने ना सुना ना कुछ कहा और अपनी जेब से चाकू निकाली और जो कुमकुम थी उसके सीने पे वार करना स्टार्ट कर दिया। और जो उसका फ्रेंड था, दोस्त था विशाल, उसने उसके मुंह में कपड़ा लगा लिया, उसके मुंह में हाथ लगा लिया, ताकि इसकी आवाज़ किसी को बाहर चीख चिल्लाने की सुनाई ना दे। इतना सब कुछ करने के बाद इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, अगर इसने कुछ किया तो इसको आज इसका काम तमाम कर देंगे, और उन्होंने वही किया। और बगल में एक सूटकेस खरीद करके मार्केट से लाए थे, जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसकी जो डेड बॉडी थी, जो लाश पड़ी थी कुमकुम की वहाँ पर नीचे, उसने काफ़ी टाइम तक वार किए। तो उसने दम तोड़ने के बाद भी उसके ऊपर कई बार उसने वार किए और उसको ख़त्म कर दिया। उसको पहले तो ये लोग एक ब्लैक जो पॉलीथिन खरीद कर लाए, तो उसमें उसकी डेड बॉडी को पैक करते हैं। उसकी डेड बॉडी को पैक करने के बाद उस बैग में रख देते हैं, ताकि उसमें जो ब्लड निकल रहा है वो सूटकेस से बाहर ना निकले। और उसके जो ड्रेस थी स्कूल की, उसको भी उसमें रखते हैं, और जो उसकी लाश थी उसको विशाल के कपड़े पहना करके उस बक्से में, उस सूटकेस में रख देते हैं। और अगल बगल से भी कई कपड़े ऐसे लगा देते हैं, ताकि कोई ब्लड वगैरह उसमें से निकले तो सूटकेस के बाहर ना आए। तो उसको वहाँ पर वो लोग
डेड बॉडी को उसमें पैक करके ले जाते हैं। पैक करके ले जाने के बाद वहाँ से वो टैक्सी पकड़ते हैं। टैक्सी पकड़ने के बाद वहीं पर एक जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन जिसका बिरार रेलवे स्टेशन होता है, बिरार से वो लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ से नए गांव के पास उतर जाते हैं। वहाँ पर उतरने के बाद उस डेड बॉडी को वो वहाँ जो नया गांव था, वहाँ के जो आउटर था जहाँ पर कोई रहता नहीं था, वहाँ पर उस डेड बॉडी को छोड़ देते हैं। वहाँ पर छोड़ने के बाद फिर से नए गांव से लोकल पकड़ते हैं और ये वहाँ से पहुँच जाते हैं दूसरी जगह पहुंचने के बाद वहाँ से वो अहमदाबाद राजस्थान वाली एक ट्रेन जाती है, उस पर बैठ करके वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 26 तारीख को एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। व्यक्ति जैसे ही वहाँ से निकलता है तो सूटकेस काफ़ी भारी था और सूटकेस से दुर्गंध आ रही थी। तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि सूटकेस से दुर्गंध आ रही है, ऐसा ना हो किसी ने किसी को मार करके इसमें पैक करके यहाँ पर फेंक दिया हो। तो इतना उसके मन ही मन में विचार चलता है। वहाँ पास में ही एक पुलिस स्टेशन था, उसने वहाँ पर सूचना दी। तो वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर थे और एक इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम था राहुल नाम के इंस्पेक्टर सर थे। उन्होंने इस टीमें गठित की और पहुंची वहां पर लाश के पास। पहुंचने के बाद उसका लाश को देखा, उसकी शिनाख्त की। तो शिनाख्त जो स्कूल ड्रेस थी उसकी पहचान हो सकी किस स्कूल की ये ड्रेस है। तो वहाँ पर स्कूल में पहुँचने के बाद जब बच्चे की जो लाश मिली थी उसकी फ़ोटो खींच करके वहाँ के बच्चों को दिखाया गया, तो वहाँ से उसका पूरा लेखा जोखा सामने आ जाता है और देख लेते हैं वो लोग कि हाँ मेरे साथ पढ़ती है, यहाँ की है, कुमकुम इसका नाम है। तो वहाँ से जैसे ही पहुँचते हैं तो उनके मम्मी पापा को बुलाया जाता है, कुमकुम के माँ बाप को बुलाया जाता है, उनसे लाश की शिनाख्त की जाती है। तो वो लोग कह देते हैं हाँ मेरी बेटी कुमकुम ही है। जब लाश की वो लोग शिनाख्त करते हैं, शिनाख्त करने के बाद पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो पुलिस वालों से वो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे शक है, जो कि संतोष नाम बताते हैं, उसकी उम्र बताते हैं, उसका नंबर बताते हैं, उसका घर का नंबर बताते हैं। तो संतोष का इतना सब कुछ बताने के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके घर पर पहुँचने के बाद यह पता चलता है कि संतोष तो घर पर है ही नहीं। जब संतोष घर पर नहीं होता है तो पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं संतोष ने इसका मर्डर किया है, क्योंकि संतोष का जो मोबाइल नंबर था वो भी बंद जा रहा था, संतोष का मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा था। तो पुलिस ने उसका जो नंबर है वो सर्विलांस पर डाला, उसकी CDR वगैरह निकाली कि कहाँ इसने बात की, कितने बजे इसने बात की। सर्विलांस पर डालने के बाद पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की और आधा दर्जन से ज़्यादा टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद उन्हें पूरे जो रेलवे स्टेशन जहाँ से उन्होंने बैठे थे पूरे CCTV कैमरे वगैरह चेक किए। तो हाँ नया गाँव का जो रेलवे स्टेशन था उन्होंने जो गुजरात नहीं, राजस्थान अहमदाबाद गुजरात जो ट्रेन जाती है उसमें वो इंजन के बगल के डब्बे में बैठते हुए दिखाई दिए, जिसमें एक संतोष भी था और उसका जो फ्रेंड विशाल था वो भी साथ में ही था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये लोग उतरे कहाँ हैं। जब इसका फ़ोन चालू हुआ अहमदाबाद में 10 मिनट के लिए इसका फ़ोन चालू हुआ, 10 सेकंड के लिए इसका फ़ोन चालू हुआ। फ़ोन चालू होते ही पुलिस ने अपनी आधा दर्जन टीम एक गठित की। वहाँ पर जहाँ जो अहमदाबाद स्टेशन पर उसका फ़ोन चालू हुआ था वहाँ पर फ़ोन लगाया। वहाँ की जो मतलब स्टेशन पर पुलिस रहती है, रेलवे पुलिस, उनसे संपर्क किया, CCTV कैमरे वगैरह चेक करवाए। लेकिन जहाँ पर वो 2 रेलवे स्टेशन के आगे उसकी जो दादी जी है उसका गांव पड़ता है, वहाँ के जो CCTV कैमरे वगैरह खंगाले गए तो वहाँ पर उसकी कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर CCTV इंजन के पास जहाँ पर वो डब्बा पड़ता है वहाँ पर CCTV वगैरह नहीं थे। तो पुलिस ने जब 6 टीमें गठित की, 6 टीमें गठित करने के बाद उसके जो घर था, जो उसका जहाँ का वो मूल निवासी था, उसका पिताजी जहाँ रहता था, उसका गांव का नाम पालमपुर था, गुजरात का पालमपुर, वहाँ पर के वो मूल निवासी थे। तो उस गांव में जा कर के जो संतोष था उसकी फ़ोटो वगैरह ले करके पुलिस की टीमें जाती हैं। तो उन गाँव वाले से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति को यहाँ कहीं 1-2 दिन के बीच में आप लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे जो रहने वाले थे उनने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं देखा था और वो वहाँ पर गया भी नहीं था। तो जो उसका दादी का पता पूछते हैं पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच करके, तो दादी का पता वो लोग बताते हैं। तो दादी का पता बताते हैं तो दादी के घर जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तो दादी के यहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिलता है। दादी उससे कहती है कि मेरे को मुंबई से फ़ोन तो आया था कि ऐसे ऐसा लापता है, जो संतोष 2 दिन से लापता है, लेकिन यहाँ पर संतोष नहीं आया है। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है और पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दादी कुछ तो छुपा रही है। तो पुलिस सुबह 4 बजे वहाँ पर छापा मारती है और संतोष फिर भी नहीं मिलता है। लेकिन दादी की जो एक आपसी विवाद गांव के ही किसी व्यक्ति से ज़मीनी विवाद चल रहा था, उसको पता चलता है कि इसके घर पे पुलिस ने छापा मारा था और अगल बगल के 2-3 घरों में भी पुलिस ने छापा मारा था।
तो 2 दिन के बाद जैसे ही समय व्यतीत होता है तो संतोष और जो विशाल था वो उसके दादी के घर पहुंचते हैं। तो उस जो जिससे लड़ाई वगैरह थी दादी की, वो पुलिस को सूचना कर देती है और पुलिस की टीमें तुरंत उसके घर पर छापा मारती हैं। तो संतोष और विशाल को वहां से गिरफ्तार करती हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो वो लोग अपना बयान कबूल कर लेते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि मेरी एक गलती ने मेरे को पकड़ा दिया। वो कहते हैं मेरा जो फ़ोन था वो 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद स्टेशन पर मैंने पूरे जो मोबाइल थे 2-3 फ़ोन उसके पास थे, मैंने अपनी जेब में डाल रखे थे। एक बटन प्रेस होने से मेरा फ़ोन चालू हो जाता है और पुलिस को इसका सुराग मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ करके सज़ा वगैरह सुनाई जाती है और जो मर्डर की धाराएं वगैरह लगाई जाती हैं उनके खिलाफ़, जो पॉस्को एक्ट वगैरह, रेप जैसी घटनाओं को जो धाराएं लगाई जाती हैं, सारी धाराओं को लगाते हैं और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर देती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। तो गाइस ये जो सच्ची घटना है मुंबई में घटित हुई थी। तो गाइस मेरा इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं से खेलना था। बस मेरा आप लोगों को यही उद्देश्य था सुनाने का कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सचेत रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इनसे हमें बचना है और जितना हो सके इन घटनाओं से दूर ही रहना है। क्योंकि गाइस हमारे अगल बगल में भी ऐसे कई दरिंदे हो सकते हैं जो कि अपने मंसूबों को नाकाम होते हुए देख बौखला जाते हैं और किसी न किसी का मर्डर कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर एक जो किशोर अवस्था होती है, जैसे कि 15 से 18 के बीच में, 20 के बीच में जो एज होती है, ये एज एक ऐसी एज होती है कि इस एज में किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते, सब अपने मन की करते हैं। जो संभल जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो बिखर जाते हैं। तो ऐसे जैसे संतोष का हाल हुआ, अब 20 साल जेल काटेगा, 20 साल जेल काटने के बाद फिर दोबारा से अपना एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेगा। उसके बाद पता नहीं फिर से क्राइम की ओर अग्रसर हो जाए, क्राइम ही करने लगे। तो गाइस मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।